Jai Hind to all the amazing learners. Welcome back to your own online class sessions of history. So dear student, as you know that we were discussing about the question and answers which are an important part of your examination. This makes you well equipped with the writing patterns of the questions that are most common in the board examination. So presently we were discussing the Q&A session of your chapter number 3, that is Nationalism in India, of your NCERT history book. So my dear students, you might be aware of the fact that we have already discussed about the short answer questions in our video. We have discussed the 5 important question and answer and how different questions can be made and how well you have to attempt them in points so as to attract the examiner's attention and gain more and more marks. So dear student, in that series only we will move further, and today we are going to discuss about the long answer questions of your chapter number 3, Nationalism in India. So without wasting much time, let us discuss about the question and answer, which are basically long answer type that generally compromises of 5 marks in your board examination. And as I have told you in the last lecture only कि points जो है वो बहुत ज़्यादा important है. इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं. तो you need to concentrate on what important points are being told to you through these answers. So now your first question in this series and 5th question of the chapter number 3 is, list all different social groups which joined the non-cooperation movement of 1921. Choose any 3 and write about their hopes and struggle to show why they joined the movement. मतलब कि आपको उन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में बताना है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन की थी इन द ईयर 1921. सोशल ग्रुप कैसे, जैसे कि टाउन में जो अर्बन पीपल रहते थे वो एक सोशल ग्रुप हो गया, रूरल पीपल का एक सोशल ग्रुप हो गया, ट्राइबल पीपल का एक सोशल ग्रुप हो गया, राइट. इन्हीं सब के बारे में हमें बताना है. इन सब के बारे में हमने डिटेल में चैप्टर में पढ़ा है. सो लेट्स सी हाउ यू हैव टू राइट द आंसर. सोशल ग्रुप्स that took part in the non-cooperation movement 1920-21 were middle class people in the town. As I already told you कि ये जो है मिडिल क्लास पीपल थे टाउन्स में, पीसेंट्स थे रूरल एरियाज़ में, ट्राइबल पीपल थे और प्लांटेशन वर्कर्स भी थे जो असम में काम करते थे, राइट. तो इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. द मूवमेंट स्टार्टेड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास इन द सिटीज़. मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ नॉन कॉपरेशन? सबसे पहले मिडिल क्लास के लोग जो सिटीज़ में थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया. बहुत सारे स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले प्रोफेशनल्स, लॉयर, टीचर्स जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया ब्रिटिशर्स के ऑफिस में काम करने से, और इस तरीके से उन्होंने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी. उसके बाद जो लीडर्स वगैरह थे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया काउंसिल इलेक्शन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इलेक्शन करवाया करती थी. ज़्यादातर स्टेट्स में ये बॉयकॉट कर दिए गए थे. मद्रास में ही बस एक जस्टिस पार्टी थी जो कि नॉन ब्राह्मण्स की थी, उन्होंने इसको बॉयकॉट नहीं किया था क्योंकि वो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते थे और सोचते थे कि इस तरीके से अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो वो क्या पता ब्राह्मण वगैरह जो उनके ऊपर एथिकल बिहेवियर करते हैं तो उससे वो लोग छुटकारा पा सके. उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था. लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया. सब चीज़ ब्रिटिशर्स के गुड और लिकर शॉप को पिक्ड कर दिया गया और सारे चीज़ों को जो भी ब्रिटिशर्स की चीज़ें इंडियन यूज़ कर रहे थे उन्हें ह्यूज बॉनफायर्स में जला दिया. बॉनफायर्स मतलब कि जो कैंप फायरिंग होती है ना, जैसे लकड़ी को वो जलाते हैं होली के टाइम, उसी को बॉनफायर्स कहते हैं.
देन इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, बहुत सारे प्लेसेस पे बहुत सारी इंडस्ट्री जो इंडिया में थी वहाँ पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे वो फॉरेन गुड्स को फॉरेन गुड्स की डीलिंग में ट्रेड करने से मना कर दिए और उन्होंने ये शपथ ली कि वो इंडियन टेक्सटाइल को या इंडियन हैंडलूम्स को ही बेचेंगे, ट्रेड करेंगे। खादी का इससे डिमांड बढ़ा, खादी का प्रोडक्शन बढ़ा, राइट। ट्राइबल पीपल जो थे वो उन लोगों ने भी मूवमेंट को ज्वाइन किया, वो पीछे नहीं थे क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने फॉरेस्ट पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे जिसकी वजह से ट्राइबल पीपल की लाइवलीहुड इफेक्ट हो रही थी। इसमें कि ब्रिटिश सरकार वो पीपल को फोर्स करती थी कि वो बेगर करे, मतलब कि उनके लिए काम करे जिनके, और इससे उनको कोई पेमेंट भी नहीं दिया जाता था। These all were the points through which the different strata or different social groups in India joined the non-cooperation movement and gave their contribution to this movement. I hope the answer is clear to you. Now let's move to our next question. Discuss the Salt March to make clear why it was an effective symbol of resistance against colonialism. कैसे आप बता सकते हैं कि सॉल्ट मार्च जो है वो एक इफेक्टिव सिस्टम था, टूल था या सिंबल था जिससे कि कॉलोनिज्म को इंडियंस ने रेसिस्ट किया, मतलब कि उसके खिलाफ खड़े हुए, कॉलोनिज्म के बारे में के अगेंस्ट खड़े हुए। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2015 में ये पूछा गया है। Now let's see its answer. It was the first time that Indian leaders decided to violate the law. पहले जो है कोई लॉ नहीं ब्रेक करते थे इंडियंस ब्रिटिशर्स के, पर पहली बार वो उन्होंने लॉ ब्रेक किया इन कंट्रीब्यूशन टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बहुत सारे इंडियंस निकल के आए अपने घरों से जो गांधी जी के साथ डांडी मार्च पे गए और एक सेरेमोनियल तरीके से ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ को ब्रेक किया गया और सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया गया। और ये सब किस वजह से हुआ था, इसके पीछे रीज़न क्या था, हम उसके बारे में देखेंगे। दिस इज योर आंसर रिगार्डिंग द सॉल्ट मार्च। यू कैन सी, you can pause the video or take a screenshot, and if you want you can copy it down also. Now let's come to our next question. Imagine that you are a woman participating in the civil disobedience movement. Explain what was the experience meant to your life. As I have already told you कि इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एड्रेस करते हैं वो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये भी 2015 में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है तो आप लिख सकते हैं कि आपको पहली बार जो है ऐसे किसी नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने को मिला जिसको इतने बड़े लीडर महात्मा गांधी हेड कर रहे थे। सो इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू ऑल टू सर्व योर बिलोवेड कंट्री, राइट। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं आंसर। उसके बाद वॉट एवर यू डिड, यू मार्च्ड इन बिग क्राउड्स, यू प्रोवाइडेड द हेल्प टू अदर सिस्टर्स एंड चिल्ड्रंस एंड मैन, यू प्रोवाइडेड देम विद food and various things during the march, you were standing for each other. Apart from this, अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के पार्टिसिपेशन, वुमेन के रोल के बारे में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पूछता है तो भी आप ऐसे ही सिमिलर वे में आंसर देंगे कि वुमेन्स ने बहुत ही लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया। पहली बार वो अपने घरों से निकल के आई और इसमें जो है हर कास्ट की, हर क्लास की वुमेन बिलोंग करती थी और जो इम्पॉर्टेंट वुमेन्स थी जो एजुकेटेड फैमिलीज को बिलोंग करती थी जैसे कि सरोजनी नायडू, सत्यवती देवी, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी, ये सारी बहुत सारी वुमेन्स निकल के आई थी। रूरल एरियाज़ में भी जो पीसेंट्स वगैरह होती थी, पीसेंट्स की वाइफ हुआ करती थी, वो सब निकल के आई थी। So this all you can write in your participation of women in the civil disobedience movement. और आप ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं, हालांकि वुमेन का बहुत ज़्यादा रोल था पर फिर भी वुमेन को काफ़ी लंबे टाइम तक कोई भी अथॉरिटी वाला पोजीशन हेल्ड करने को नहीं मिला था क्योंकि वुमेन को इतना ज़्यादा कैपेबल और नहीं समझा जाता था। ओके, मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did political leaders differ sharply over the question of separate electorate? सेपरेट इलेक्ट्रेट के बारे में मैंने बताया है कि बोला गया था कि हर कास्ट के लिए सेपरेट
तरीके से वोटिंग कराया जाए और उनको वोट करने वाले लोग भी उनके कास्ट के ही वो अलग हो जाएं, मतलब एक कॉमन तरीके से वोटिंग सिस्टम जो चला आ रहा है हमारी कंट्री में वो नहीं होता। मतलब मुस्लिम्स अलग होते हैं, मुस्लिम लीडर अलग खड़े होते हैं और मुस्लिम्स ही उन्हें वोट करते हैं। ऐसे जो अलग अलग सेक्शन था, अनटचेबल लोग हुआ करते थे उस समय में, जो वो अपना अलग खड़े होते हैं, उनको सिर्फ उनके क्लास के लोग हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ था, जिससे कि हमारे कंट्री के स्प्लिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है कि पॉलिटिकल लीडर्स का क्या ओपिनियन था सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में, क्यों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग था हर क्लास के लीडर का thinking. So, by the system of separate electorate, we mean such a system where people of one religion only vote for a candidate of their own religion, as I already told you. Using such a system was a mischief of the British government. They wanted to divide the people to weaken the national movement, right? इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो डिवाइड एंड रूल का अपना गेम खेल रहे थे हम इंडियंस पे। अब पॉलिटिकल लीडर्स के क्या क्या इसके पीछे थिंकिंग थी। जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो डायरेक्टली अपोज करते थे, वो समझ चुके थे कि ये ब्रिटिश जो है वो एक गेम खेल रही है और चाहते थे कि जॉइंट इलेक्टोरेट ही हो, राइट। मुस्लिम लीडर्स कुछ थे जैसे कि मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद जिन्ना, वो कहते थे नहीं ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट बन जाना चाहिए, क्योंकि वो समझते थे कि ये इंडिया जो है एक मेजॉरिटी कंट्री है और जहाँ पे उनकी सोसाइटी को, उनकी माइनॉरिटी कम्युनिटी को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अगर सेपरेट इलेक्टोरेट क्रिएट हो जाएगा तो वो आसानी से सीट्स जीत पाएंगे। और इस सेम चीज़ डिप्रेस क्लास के लोग जैसे कि बी आर अम्बेडकर के गाइडेंस के अंदर भी यही समझते थे कि यहाँ पे अपर क्लास के लोग जो है वो अपनी मनमानी करते हैं, तो अगर लोअर क्लास के सेक्शन को उनका सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा तो वो आसानी से इलेक्शंस जीत लेंगे और अपनी कम्युनिटी के लिए डायरेक्ट लेवल पे कुछ कर लेंगे। बट सारी क्लासेस जो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहती थी वो इस बात से कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही थी कि कैसे जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रही है। अगर ये हो जाता तो हमारे कंट्री में जैसे कि आज के डेट में पाकिस्तान, बांग्लादेश ही सेपरेट हुआ है, न जाने कितने पार्ट्स में हमारा इंडिया सेपरेट हो जाता। फिर भी जो है डिप्रेस क्लास के ज़्यादातर कहने पे पूना पैक्ट में एक रिजर्वेशन का सिस्टम प्रोवाइड कर दिया गया, जहाँ पे कुछ सीट्स जो है वो डिप्रेस क्लास के लीडर्स के लिए बुक कर दी गई, रिज़र्व कर दी गई। पर जो वोटिंग सिस्टम होता था वो जॉइंट ही होता था, कि मतलब हर कोई आके वोट कर सकता है, ये नहीं कि उस कम्युनिटी के लोग अपना अलग वोट कर रहे हैं और इस कम्युनिटी के लोग अपना अलग वोट कर रहे हैं। So this was your answer number 8. This was your last question and answer from your NCERT book. I hope that you all are clear with all these questions and answer. I have explained to you all this in very detailed point by point, so that you are clear that what you have to write and how can you write the answers in your own words. Even if you include the points which I have told you, your answer will be perfectly right. It is only I bid you all farewell from today's session. Hope that you all are safe and sound at your homes. Have a good day. Jai Hind.